सर कोनो मैसेज पाएंगे। बैक रह जाएगा। हाँ सर। अच्छा सर, चलो करते हैं। अच्छा देख, बिजनेस लॉ में हम लोग अभी एकदम फ्रेशली स्टार्ट किए हैं बिजनेस लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट वीक इसका इंट्रोडक्टरी डिस्कशंस हुआ था। इस लॉ का बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बातचीत किया था। आज मैं धीरे धीरे थोड़ा सा और इसके अंदर इन डेप्थ बात की तरफ जाएंगे सब, ठीक है। बिजनेस लॉ में लोग जस्ट फर्स्ट क्लास में ये बात कर रहे थे सर कि पहला बात तो लॉ क्या है, इसके बारे में काफी डिटेल्स में बातचीत किया। हमें लॉ का जानकारी क्यों होना चाहिए, इस पे भी बातचीत की, है ना। बिकॉज लॉ का जानकारी क्यों होना चाहिए, वाई वन लॉ। संजीत जी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? हाँ, एक क्वेश्चन पूछा कि किसी को लॉ का जानकारी क्यों होना चाहिए, एक लाइन में जवाब दो। सर, हाँ बोलो सर। ignorance of law is not an excuse. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। देखो स्क्रीन में दिख रहा है, देखो तो, स्क्रीन खोल के दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, किताब भी खोल के दिया, फिर भी कहानी सुना रहे। सिंपल मतलब हुआ ना सर, क्योंकि हमें लॉ पता नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं। सिंपल बात, मैं बोलते हैं ना, सीधी बात बस। कौन सा ऐड में बोलते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलते हैं, किस ऐड में बोलते हैं सीधी बात नो बकवास? कोई कोल्ड ड्रिंक्स का ऐड है आई थिंक। चल छोड़, आजकल देखता नहीं हूँ ना, नहीं तो मेरे, मैं कुछ भी देखता हूँ, अगर वो मेरे दिमाग में डायलॉग रहता है मेरे को याद रहता है। आजकल सच बोलूं तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना बच्चा। बट बच्चा एंटरटेनमेंट नहीं है, बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट भाई मन का थोड़ा सा खुश करने के लिए अपना बच्चा, ये भी खुशी का कारण है। रात को सोने के टाइम पे मान की थोड़ा सा ऐसे ही रैंडम वीडियोस देखता हूँ कभी कभी, लेकिन वो रैंडम वीडियोस ऐसा होता है कि 2 मिनट देखने के बाद नींद आ जाए। हाँ, मैंने क्या बोलेगा, इतना जोर का नींद आता है फिर सो जाता है। एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं। आईपीएल का स्कोर, आईपीएल का स्कोर कुछ ऐप भी रखा हूँ, साउंड देता है टे 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 टे, आईपीएल का, ठीक है। बस उसके थ्रू से भी पता चल जाता है क्या मैच चल रहा है, क्या स्कोर चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो सिंपल बात है सर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ट्रेन में जा रहे हो बिना टिकट का, ठीक है, और आप टीटी आके पकड़ा तो तुम बोल रहे हो सर हमको पता नहीं था ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट लगता है। ऐसा माने पागल बात का कोई जगह ही नहीं है ना, समझ रहे हो? आज एक पागल बंदा से बात हुआ, ऐसे नॉर्मली मैं गुस्सा हो जाता हूँ कभी कभी दिमाग खराब रहने से। तो एक दिन सुबह फोन किया, कल से फोन किया, कल मेरे को फोन आप पूछा सीए फाउंडेशन के लिए अपना बेटा को पढ़ाना चाहता है, तो जो भी पूछना था सारा इन्फॉर्मेशन लिया, फिर मेरा फीस स्ट्रक्चर डिटेल्स दिया, सीए पढ़ाने के बाद बच्चा का जिंदगी में क्या होगा नहीं होगा, जितना मैं जानता हूँ जनरली बोलता हूँ। फिर जब मुझे लगता है कि आगे का डिस्कशन ओवर दी फोन पॉसिबल नहीं है, मैं उनको बोलता हूँ आइए सामने बैठ के बात करिए, अच्छा लगे तो
मेरा एडमिशन उसके बाद है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत। काउंसलिंग तो इतना तो बनता है, बेसिक काउंसलिंग तो बनता है। फिर सुबह 7:30 से फोन कर रहा है। पहला बात तो ये कोई कॉल करने का टाइम नहीं है। तुम कोई भी ऑफिशियल जगह में सुबह 7 बजे कॉल करेगा? हाँ, ये कोई एथिक्स है? चलो फिर भी मैं उसको छोड़ दिया। अब फिर 8:30 बजे फिर से 3-4 बार कॉल किया। तो बोले क्या हुआ देखते हैं। मुझे पता था, ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो पागलपंती होगा। फिर मेरे को बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको कॉल किया। हमने हाँ वो तो मुझे पता है। বলছে না না মানে বেঙ্গলি আছে, ঠিক আছে, तो बंगाली में बोल रहे हैं, तो मैं तुमको लोगों को हिंदी में बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं नहीं एक्चुअली आप बुरा मत मानना। हमसे हाँ क्या बोलिए ना, बोलते नहीं एक्चुअली मैं टॉप 5 इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा हूँ। तो फिर मैं तो आप टॉप 5 इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हो तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? बोलते आप टॉप 5 में नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं हूँ वो मेरा प्रॉब्लम है, आपका क्या। और अगर आप टॉप 5 इंस्टीट्यूट को ढूंढ रहे हो तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? नहीं रजिस्ट्रेशन कब होगा सर थोड़ा बताइए, और आप बुरा मत मानना, मैं टॉप 5 इंस्टीट्यूट में मेरे बच्चा को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं सिंपल उनको सीधा बोला বাংলা में, হ্যাঁ আমি দাদা আপনার মাথা ব্যথা ঠিক আছে তো, যে ইনস্টিটিউটে পড়াবেন সেইখানে ফোন করে বিরক্ত করুন, যে টপ 5 আছে। আমি টপ 5 কেন, আমি লাস্টের দিক থেকেও কোনো रैंकिंग নেই। मैंने अगर लास्ट से कोई रैंक होगा, मेरा कोई रैंकिंग है ही नहीं, मैं मान के ऐसे बोल रहा हूँ। ऐसे है, अगर ऑनलाइन में देखेगा मेरा रैंक इज देयर, ठीक है। बट क्या है, मैं वो सब सोचता नहीं हूँ। लेकिन तुम किसी से कोई सवाल करना चाहते हो जो तुमको समझाया, ठीक है। अब तुमको पढ़ाना है पढ़ना है वो तुम्हारे ऊपर है। तुम ये चीज फोन में बोलेगा कि बुरा मत मानना, मैं मेरे को क्या मन कर रहा था जानते हैं बोलने का। फिर सोचा सुबह सुबह माइंड ऑफ हो जाए खुद का। मेरे को लग रहा था कि मैं भी टॉप स्टूडेंट्स के बिना पढ़ाता नहीं हूँ, और आपका बच्चा मुझे नहीं लगता टॉप में होंगे, आप मुझे कॉल मत करना। ऐसा ही बोलना चाहिए ना। मैंने अब कोई बोलेगा नहीं हमें जानता हूं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई बात है क्या। लॉ एक बेसिक चीज है, एथिक्स भी एक बेसिक चीज है, तुमको पता होना चाहिए। हाँ, जब इनडेप्थ बातें हो वो तो हो रहा है, आप जो लोग स्पेशलाइज पढ़ाई करेगा उनको पता होगा। आजकल बहुत पागल पागल सवाल करते हैं, तो मैं भी पागल पागल जवाब देता हूँ। ना आना है आओ, नहीं आना है ना आओ, लेकिन मैं तुमको फोन में ऐसा कुछ बोलूंगा तुम्हारे दिल में ऐसा लगेगा ना, तुम 10 बार सोचेगा किसी और को सवाल करने से। जादवपुर से एक दिन कॉल करके पूछ रहे हैं आ, आप लोग अकाउंट्स अच्छे से पढ़ाते हो ना। मैं बोलता हूँ तो ऐसे नॉर्मल में 2-4 बार पूछ रहे हैं, हम दादा क्या बात कर रहे हो। आप एक जगह में फोन किए हो, वो कोचिंग देता है, एक्सपर्ट है इस चीज का। अच्छा बुरा तो पर्सनल इंसान के ऊपर है। तो आप बार बार मेरे को पूछने से क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा हाँ तो भी मैं अच्छा रहूंगा, अगर मैं बोलूंगा ना तो भी मैं अपने जगह में अपने जैसा रहूंगा। ये तो मैंने एडमिशन लेने वाले के नजरिए पे है ना। तो आप अपने आप को बेहतर बनाओ, तब जाके आपको बेहतर जगह समझ में आएगा। आप खुद बेहतर नहीं हो, दुनिया का बेहतरीन ढूंढने निकले हो। माने हम हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, हम दुनिया का क्वालिटी जज करने घूम रहे हैं। तो मैं थोड़ा गुस्सा में बोल दिया था, ये तो हंस हंस के बोल रहा हूँ। तो मेरे को बोलता है आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, আমি তো আপনাকে এমনি জিজ্ঞাসা করলাম। হ্যাঁ আমি তো আস্তে আস্তে বলছি আপনি কথাগুলো ভুল বলছেন না, ভুল কথার উত্তর ভুলের মতোই না দেবো। ভালো করে বলুন আমিও ভালো করে বলবো। আপনি उल्टो प्रश्न করবেন আমিও उल्टो प्रश्न। सही है कि नहीं? अब जो करना है करो, याद रखिएगा। सर वो मैं कैंडिडेट का क्या हुआ सर, जो बीच में जो फोन किया था उसका ब्रदर, और जो मेरा आपका भाई, ये आपका मेरा भाई आप ही का बात मानता है सर, वो सुनता नहीं बात को, अभी कहाँ पे है ऐसा जो, समझ गया ना। हाँ समझ गया समझ गया। उसके बाद अभी कोई कांटेक्ट नहीं है।
अच्छा अच्छा। और एक जो बंदा जो आया था सीए का ज्वाइन करेगा बोल के, मैं आपको साइड में इंडिकेटेड दिया था कि पागल है आदमी बोल के लड़का। हाँ, वो उसको भी मैं ऐसा कुछ बोला, वो भी नहीं लिया। मेरे को उसी दिन ही पता चल गया था कि ये पढ़ने वाला नहीं है हाँ लड़का। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया था, आपका इशारा भी समझ गया था, और हाँ मैं भी हाँ कुछ हाँ। क्वेश्चन करके मुझे भी लग गया था। मैं भी अपने कंडीशंस पे अड़े रहा। पढ़ने वाला बच्चा कुछ भी हो जाए वो पढ़ेगा, है ना। और जिसको सिर्फ ऐसे ही घूमते फिरना है ना, वो भी आजकल पता लग रहा है। तो आप समझ गए नहीं, थे सर, मैं इशारा जो दिया जब आपको। हाँ हाँ, पूरा। आप बोल भी रहे थे और मैं उसका फेस भी रीड कर रहा अच्छा। हाँ था। जो भी हो, मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है, ये जो एथिक्स एंड लॉ एक साथ बात होता है। एथिक्स भी एक ऐसा चीज है, पढ़ाया जाता है आजकल एथिक्स, बट मैं वही बात है कि कहाँ पर कौन सा बात करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, है ना। ये सब एक एथिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअली हम लोगों को ना अपने घर से मिलता है। सर, अब हाँ, एथिक्स बोलिए। के बारे में बता रहा हूँ। अभी हाँ। नया अभी एक चीज एंटर हुआ है सिविल सर्विस यूपीएससी में। हम्म। एथिक्स का एक चैप्टर एग्जाम में आ रहा है। वो चैप्टर में क्वेश्चंस ऐसे आ रहा है, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। हम्म। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से आपका 10 में से पांच कैंडिडेट्स काम कर रहा है, और पांच तीन कैंडिडेट्स नहीं कर, 8 कैंडिडेट्स काम कर रहा है, बाकी तीन जो है वो आपका मिडिल मतलब काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा है। और 2 कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं कर रहा है। हम्म। तो एथिक्स के हिसाब से आप उसको निकाल देंगे या रखेंगे या क्या करेंगे? एकदम एथिकल आंसर देना है, लॉजिकल आंसर देना है। हाँ। मैंने और बेसिकली यहाँ पर कैंडिडेट का देखेगा कि कैंडिडेट को जो पूछ रहे हैं कि कोई काम करने से उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। मैंने क्वेश्चन जो हाँ। इन्होंने पूछा, मैं सबको बोल रहा हूँ कि एक एथिक्स का क्वेश्चन यूपीएससी में आजकल पूछ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे 10 लोग काम करते हैं, दो 10 में से 8 लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पर 2 लोग काम ठीक ठाक से नहीं कर रहे। तो जो लोग काम नहीं कर रहे, क्या आप उसको तुरंत निकाल दोगे, या फिर एक इंटीमेशन दोगे, अल्टीमेटम दोगे, या फिर उनका क्या दिक्कत है उनसे पूछोगे, या सीधा निकालोगे? तो आपका जवाब एथिक्स में क्या है, ये पूछने के लिए बोलता है। तो ये सब एथिक्स है, क्या करना और चाहिए। और एक सर, एक हाँ एनडीए का एसएसबी में सर हाँ क्वेश्चन आया था। आप मार्केट जा रहे हो आपका सिस्टर के साथ, हाँ। और सिस्टर को कुछ लड़का लोग परेशान किया, हम्म। तो उस समय आप क्या करोगे? उसे झगड़ा लगोगे या पुलिस स्टेशन जाओगे या क्या एक्शन तुम लोगे? ये एसएसबी का मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो समझ इसका गया। उस समय आपको क्या स्टेप्स लेना है? ये 5 ब्रिगेडियर का 10 ब्रिगेडियर का आदमी बैठा होगा, वो उसको आंसर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन एथिक्स। हाँ, एथिक्स मैंने मैंने एकदम कॉमन सेंस में चीजें क्या बनता है, बिल्कुल सर। आजकल वही तो, लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, बेसिक लेवल सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा। हम लोग के सीए में भी एथिक्स आजकल ऑडिट के साथ पढ़ाया जाता है, हम लोग के टाइम पे लॉ के साथ पढ़ाया जाता है एथिक्स। नहीं, कंपलसरी कर दिया यूपीएससी में सर, कंपलसरी हो गया। अभी पेपर पक्का आपको पास होना ही है वहां नहीं पे। नहीं, अब सीए क्या में क्या? सीए में भी, सीए के अंदर भी एथिक्स है ऑडिट के साथ, ठीक है। और किसी किसी में तो लॉ के साथ भी है, सीएस के प्रोबेबली लॉ के साथ, सीएमए का भी एथिक्स है लॉ के साथ। आप लोगों का भी तो एथिक्स, सीएमए में भी लॉ एथिक्स है लॉ के साथ। एथिक्स इंपॉर्टेंट चीज है सर, ठीक है। वही एथिक्स या लॉ जो भी है, ये हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं। चलो ठीक। एक रियल सर, एक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। सर क्या हुआ ना, कंपनी में सर हमको इंसेंटिव मिलता है हम्म। जूनियर मतलब वर्कर ग्रेड पे। तो जो इंसेंटिव मिलता है, 6 सैलरी मिल रहा था, बट इंसेंटिव जो अमाउंट है वो अलग से मिलता था। जो हम्म। इंसेंटिव अमाउंट वो कुछ वर्कर्स लोगों को, नियरली 200 वर्कर्स लोगों को इंसेंटिव अमाउंट लास्ट 6 मंथ से नहीं मिला था। हम्म। तो उस समय वो लोग काम बंद कर दिया। अच्छा। तो जैसे काम बंद, मैं उस दिन नाइट शिफ्ट था मेरा, तो हम्म। काम बंद कर दिया। वो लोग बोले हम काम भी नहीं करेंगे, और प्रोडक्शन का प्रेशर मेरे ऊपर है, उनका बिना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन सही हुआ कि हम लोग मतलब प्रोडक्शन का जो इक्विपमेंट्स है, मशीन है, हम उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे। आपको जो करना है भी करिए, हम प्रोडक्शन बंद कराते हैं। मैं बोला मेरे हाथ में तो जो प्रोडक्शन रुका है तो मैं करा लूंगा, बेटे वो आदमी लोग कार मतलब जो प्रोडक्शन का इक्विपमेंट है उसके ऊपर चढ़ना है, उसको चलाना है। वो लोग तो नहीं चलाएंगे, बोल रहे नाइट शिफ्ट का टाइम है। बोला हम नहीं करेंगे, 6 मंथ का इंसेंटिव रुका हुआ है, वो पैसा पहले क्लियर करिए, उसके बाद हम लोग कुछ डिसीजन लीजिए। सर 10 ओ नाइट शिफ्ट 10 o'clock से लेके 1 o'clock तक पूरा प्लांट बंद है। ऊपर में
जो मैनेजमेंट लेवल का आदमी है, ईडी लेवल का आदमी, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन पास हो गया, मेरे तरफ से जा जाके ऊपर तक पहुंच गया और प्रोडक्शन 3 घंटे का बंद है। फिर उन लोग, मेरा जो रिपोर्टिंग बॉस है, डीजीएम एवीपी लेवल का आदमी आया, आने के बाद उनको बोला कि अभी तो हम अमाउंट बोलने से नहीं दे पाएंगे। तो उसने एक एग्जाम्पल वहां पे दिया कि तुम जाके मर्डर कर दोगे और जाके पुलिस स्टेशन में बोलोगे कि मैं तो मर्डर हो गया, मेरे को कुछ स्टेप ले लो, तुरंत ले लेगा क्या? उसके लिए टाइम लगता है, हम ऐसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फिर फाइनेंस जो एचआर वाला आदमी आके फिर उन लोग को वो प्रॉब्लम जो था उसको लास्ट एक 1 वीक के अंदर उसको सॉर्ट आउट करके फिर दिया। तो उस समय में दिमाग काम नहीं करेगा, क्या करेंगे? बात तो सही है। बात तो वही सही है। होता है एथिक्स में। हाँ, नहीं नहीं, एकदम आप एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए। अब ऑफलाइन वाले को तो मैं फिर से सुना नहीं पाऊंगा, बहुत लंबा था डिस्कशन। संजीव जी अपना एक वर्क एक्सपीरियंस समझा रहा था। चलो बढ़िया। मैंने बेसिकली एक अपने ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस पे कैसे अपने एथिकल सिचुएशंस को यूज करना है, उसका एक वर्किंग लाइफ का एक्सपीरियंस संजीव जी शेयर कर रहा है। अच्छा, हम लोग क्लास क्लास में ये सब बात कर चुके थे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट इक्वल्स टू व्हाट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मैं काफी सारे एग्जांपल्स के थ्रू से आप लोगों को ऑफर एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, उसमें ऑफर या प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस को, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज इक्वल्स टू प्रपोजल। माने कहने का मतलब है ऑफर होगा, उसका एक्सेप्टेंस होएगा, ऑफर होएगा, उसका एक्सेप्टेंस होएगा, ऑफर इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट होएगा, और फिर उसी एग्रीमेंट को जब एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ में जब उसको एनफोर्सेबल करेंगे, मैंने लीगली जब वो लागू हो जाएगा विथ गवर्नमेंट प्रूफ, है ना। जैसे जहां पर रजिस्टर करना है, जैसे आप, मैं बार बार समझाता हूँ ना सर, सपोज आप एक एग्रीमेंट बना रहे हो और एग्रीमेंट बन के रह गया, एग्रीमेंट तो होता है लेकिन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल ऑफ लॉ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर काम के लिए जो पर्टिकुलर अथॉरिटी बना हुआ है, उस अथॉरिटी के पास आपका इंफॉर्मेशन पहुंचा कि नहीं। मानो कि आप कंपनी बना रहे हो, ठीक है, या पार्टनरशिप बना रहे हो, सपोज एलएलपी बना रहे हो, तो आप खुद पे मान रहे हो कि आप पार्टनरशिप चला रहे हो, आप खुद पे मान रहे हो कि आप एलएलपी चला रहे हो, लेकिन आपको एलएलपी डॉक्यूमेंट जब तक इंस्टीट्यूट बने रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास नहीं जाएगा, है ना, जब तक वो आरओसी तक नहीं पहुंचेगा, आपका एलएलपी है, इसका लीगलिटी क्या है। हम सीए का पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब तक आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड में रजिस्टर्ड नहीं कर लेते हो, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट में, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं कर लेते हो तब तक आपका एग्जाम देने का लीगलिटी क्या है। आप प्रिपरेशन तो ले ही सकते हो, है ना। तो एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ माने अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट आपको किसी भी एंगल से, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, जो मिनिमम रजिस्ट्रेशन पीरियड कवर करना पड़ता है, अगर कंडीशंस ऑफ मैंने लॉ जो है, आप लॉ के थ्रू से, ये लॉ है ना, ये सीए लॉ क्या है, 1949 वाला लॉ, पार्लियामेंट एक्ट है। सीए में क्या है, 1959 का पार्लियामेंट एक्ट है। ये सीए में आईसीडब्ल्यू के नाम पे रजिस्टर्ड है, किस नाम पे, आईसीडब्ल्यू। सीएस क्या है, 1980 का लॉ है। ये सब एक्ट है, पार्लियामेंट एक्ट है। तो एज पर लॉ आप जब इंस्टीट्यूट में रजिस्टर होते हो, आप स्टूडेंट के रूप में एनरोल करते हो, तो सिंपल बात है, आप प्रिपरेशंस लोगे, एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करोगे, तो इंस्टीट्यूट उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना। फिर जाके आपका एग्जाम कॉन्डक्ट होगा, आप एग्जाम दोगे, पास फेल तो एज पर योर प्रिपरेशन, दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट एटलीस्ट आप एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है ना, और ये सब लीगली काम करता है ना। अगर मानो इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में बैठने नहीं देता, आप रजिस्टर्ड हो फिर भी बैठने नहीं दे रहा है, इन दैट केस आप कोर्ट ऑफ लॉ में केस कर सकते हो, है ना, कि मैं स्टूडेंट हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर इंस्टीट्यूट मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरा एग्जाम फॉर्म फिलअप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सपोज आप रजिस्टर्ड हो बट ड्यू टू एनी रीजन एग्जाम फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपका डिटेल्स इंस्टीट्यूट क्लियर नहीं कर पा रहा है, मे बी उनका डॉक्यूमेंटेशन में कुछ लूफॉल्स रहा होगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहा होगा, फिर कुछ भी करके जब नहीं हो रहा है तो फिर आप इंस्टीट्यूट को जाके बोलते हो, इंस्टीट्यूट बात को नहीं मानता, है ना, तो एटलीस्ट आप इंस्टीट्यूट के ग्रीवांस में जाके बोलोगे। जनरली ये सब इंस्टीट्यूट रिलेटेड प्रॉब्लम को कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं होता है, जनरली नहीं होता है ना। अगर बहुत कुछ बड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो जाए अलग बात है,
बट अगर आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स है एज ए स्टूडेंट, तो इंस्टीट्यूट उस चीज को किसी ना किसी तरह से मान लेगा। सपोज आप रीजनल इंस्टीट्यूट में जाते हो, लाइक जैसे कोलकाता ईस्टर्न इंडियन काउंसिल, अब ईस्टर्न इंडिया के मानो आप दुर्गापुर में रजिस्टर्ड किए थे, या आसनसोल में किए थे, आप सिलीगुड़ी में किए थे, रीजनल ऑफिस में किए थे। अब वो रीजन बात को समझ नहीं पा रहे, आप कोलकाता में आ रहे हो, ईस्टर्न इंडिया का हेडक्वार्टर, ठीक है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बिहार, सबका हेडक्वार्टर है कोलकाता, ठीक है, इंक्लूडिंग बंगाल। अब मानो ईस्टर्न इंडियन काउंसिल भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली को ईमेल करोगे, दिल्ली सॉल्व करेगा, प्रूफ रहेगा, लीगलिटी रहेगा, तब तो इसी चीज को बोलते हैं इन्फोर्सिएबल। जैसे इंस्टीट्यूट के फॉर्म फिलअप के टाइम पे ना एक ऐसा होता है, स्पेशली मैं सीए का बात कर रहा हूँ, आप फॉर्म फिलअप करोगे, पहले एक एप्लीकेशन नंबर आता है, ठीक है, फिर उसके एप्लीकेशन नंबर जैसे फोन नंबर वगैरह सब वो थोड़ा सा वेरीफाई करने के बाद ना, वहां पर जैसे प्रोफाइल खोलते हैं वहां पर लिखता है रजिस्टर्ड, ये वर्ड दिखाता है। तो काफी सारे लोग बोलते हैं मैंने रजिस्टर्ड कर दिया, हम बोले अच्छा दिखाओ प्रोफाइल, तो फिर वो ना मैं बोलता हूँ रजिस्टर्ड कर दिया, ईआरओ नंबर मिला है, एक ईआरओ नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। बोलता है नहीं मेरे पास एपीपी बोल के एक नंबर है, एपीपी बोल के जो नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर है, मतलब आपका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुआ है। हमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये समझ ही नहीं है कि जब तक आपको ईआरओ नंबर नहीं मिलेगा, ईमेल आएगा ईआरओ नंबर बोल के, तुमको किताब मिला है ना इंस्टीट्यूट से, हाँ मतलब हुआ है, हो गया। चेक करने जा रहे हैं गधा, ठीक है। अगर तुमको इंस्टीट्यूट बुक्स भेजा है, तुमने बुक्स का ऑर्डर दिया, मतलब ईआरओ नंबर है तुम्हारा, और वो सब नंबर वगैरह जो है वो सब ईमेल वगैरह को सेव करके रखना, ये ईआरओ नंबर से सब कुछ हो जाता है, और एक बार रजिस्टर करने के बाद वही नंबर सारा जिंदगी भर रहता है। जब तक इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहोगे, कोई भी इंस्टीट्यूट, उसी ईआरओ नंबर से, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ईआरओ, डब्ल्यूआरओ, जो भी इंस्टीट्यूट जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही सब कुछ है सर, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक एक ही नंबर, एक ही नंबर, वो चेंज नहीं करता है। उसी नंबर से स्टूडेंट्स का सारा प्रोफाइल हो जाता है। मान के 2 साल 3 साल बाद तो छोड़ देगा, फिर 5 साल बाद आएगा, फिर से उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से तुम्हारा डेटा निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो भी हो, बस कॉन्सेप्ट मेरे को इतना बताना था, ये लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को समझाने के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा था कि इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट रहने से तभी जाके आप किसी भी चीज को लीगली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम होने से शॉर्ट आउट माने कोई सॉल्यूशंस नहीं। याद रहेगा, ये सब बात हो चुका था। चलो आज थोड़ा सा और एडवांस पार्ट में जाते हैं। Now, the law of contract is not the whole law of agreements, nor is it the whole law of obligations. एक स्टेटमेंट है, the law of contract is not the whole law of agreement. एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई कंप्लीट तरीके से लॉ ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, ना ही ये होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। इस बात का क्या मतलब? मतलब को समझना पड़ेगा, है ना, मतलब को समझना पड़ेगा, या 3 इडियट्स की तरह वो चतुर बनोगे, मतलब नहीं चाहिए, हम तो रट लेंगे, याद है ना वो सीन, ठीक है, मतलब नहीं चाहिए, हम रट लेंगे, हम याद कर लेंगे, कर लो याद। चतुर का जो ये था, गजब था, वैसा रोल और मिलता ही नहीं है, और कोई बहुत कर भी अच्छा नहीं किया रहे। है, और कोई नहीं करता है, चतुर रामलिंगम। The law of contract is not the whole law of agreement. The law of contract is the law of only those agreement which create legal obligations. वही बात मैं कर रहा था आपके साथ अभी। Law of contract is the law of only those agreements. कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसी एग्रीमेंट्स का लॉ होता है जिसका लीगल ऑब्लिगेशंस होता है, माने जिसे एनफोर्सिबल बाय लॉ किया जा सकता। मतलब an obligation is the duty to do or not to do certain act. Obligations क्या होता है?
ऑब्लिगेशंस उस बात को बोलता है, किसी भी काम को करना या ना करने का जो एक्ट है उसको ऑब्लिगेशंस कहते हैं। इफ यू आर ऑब्लिगेटेड टू समथिंग, ऑब्लिगेटेड टू समथिंग माने या तो वो काम आप करोगे या फिर वो काम आप नहीं करोगे। माने एज पर लॉ आपको कुछ करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप ऑब्लिगेटेड हो कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए। जैसे कुछ करना भी लॉ होता है, माने एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ ना करने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट, करने का तो बहुत कुछ है। तुम ये करोगे, हम तुम्हारे साथ ये बिजनेस करते हैं, तुम मुझे ये दोगे, मैं तुमको वो दूंगा। पर ये यही वो क्या है कुछ नहीं। तुम हमें सामान दो, हम तुम्हें पैसा दें। तुम हमें सर्विस दो, हम तुम्हें फीस देंगे, है ना। डॉक्टर डॉक्टर के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, डॉक्टर साहब मेरा इलाज करवा दो, बदले में आप अपना चार्ज लो। टीचर के साथ क्या एग्रीमेंट है, हमको पढ़ा दो, बदले में फीस दे। लॉयर मेरा केस लड़ लो, जीतो हर अलग बात है, पर फीस रखी, है ना। तो एग्जैक्टली हर चीज का एक, यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ करना। अब कुछ ना करना क्या हो सकता है, जैसे मेरे दुकान के सामने दुकान मत लगाना, बदले में ये पैसा दो। जैसे कि मान मेरे को लग रहा है निरंजन बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, इतना अच्छा मेरे से सीख रहा है, मेरे को डर लग रहा है कि मेरे सामने कोचिंग खोल लेगा, मेरा दुकान भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो निरंजन 4-5 साल बाद सारा ट्रेनिंग ले लिया मेरे से, फिर मेरे अपोजिट साइड में एक मेरे साइड वाला शटर खाली देखा, बोला यहीं पर खोले, ठीक है, खोल लिया। अब मेरा स्टूडेंट्स जितना भी आता है उसका आधा उधर भी चला जाएगा, ठीक है। नया नया खोलेगा, थोड़ा फीस कम रखेगा, तो ये भी चलेगा वो भी चलेगा। काफी सारे लोग तो पढ़ाई के बारे में ढूंढते हैं फीस देख के, ठीक है। पढ़ाई का डिसीजन कभी फीस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक फीस का एक टारगेट बिल्कुल होता चाहिए कि भाई ज्यादा कम अपने अपना एलिजिबिलिटी, बट पढ़ाई ऑलवेज उस जगह में होना चाहिए जिस जगह में आपको सीखने को। पढ़ाई कभी भी फीस वाइज नहीं देखना चाहिए। ना तो कभी, कुछ लोग ऐसे सोच होते हैं कि कुछ लोग मैंने बड़ा बिल्डिंग देख के भर्ती होते हैं, कुछ लोग सस्ता देख के भर्ती होते हैं। ये दोनों सिस्टम, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, ये दोनों सिस्टम सही नहीं है। ना तो बड़ा बिल्डिंग देख के एडमिशन करना चाहिए किसी जगह में, और ना ही सस्ता देख के भर्ती होना चाहिए। आपको उसके बारे में, उनके बारे में जान के, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में जान के, वहाँ का कल्चर के बारे में थोड़ा समझने के बाद आपको एडमिशन करना चाहिए। एनवायरनमेंट, बिकॉज कोचिंग एक एनवायरनमेंट होता है, या एडुकेशन एक एनवायरनमेंट, एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन एक एनवायरनमेंट होता है। वो एनवायरनमेंट में ही एक इंसान बन सकता है। जैसे एक पेड़ लगाओगे, उसको सही एनवायरनमेंट देने से वो बढ़ेगा। अच्छा पेड़ खराब पेड़ क्या होता है, पोल्ट्री फार्म में मुर्गी सही एनवायरनमेंट में रखो, जब अंडा देना होगा सही दे देगा। एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, मुर्गी मर जाएगा, अंडा भी नहीं आएगा। तो हम स्टूडेंट को पोल्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल समझा। तो पॉइंट इज दैट, अब निरंजन जब यहाँ पर दुकान लगा रहा है, मैं निरंजन को क्या बोल रहा हूँ, ये सब सर्विस बिजनेस पे ये सब नहीं होता है ज्यादातर, ये सब नॉर्मल दुकान में होता है। जैसे अभी मेरे एरिया में ना 3 साउथ इंडियन दुकान हो गया, हम लोग इस एरिया साउथ इंडियन फूड ये बाजार है, ये रिक्शा स्टैंड है ना, कला मंदिर बोल के, यहाँ पर एक चौराहे के अंदर 3 साउथ इंडियन फूड हो गया। और हम लोगों के घर पे साउथ इंडियन हम लोग बहुत खाते हैं, तो मैं और मिसेस दोनों बहुत पसंद करते हैं। मैं मैम तो बहुत पसंद करते हैं साउथ इंडियन, वो तो बोलता है कि अगले जन्म मेरे को साउथ इंडिया ही बनाई हो। मैंने उनका कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि अगले जन्म मेरे को, क्योंकि उनको साउथ इंडियन का वो हर तरह का रेसिपी तो मिलता नहीं है इधर, है ना। यहाँ पर क्या मिलता है, इडली डोसा, वो भी ऑथेंटिक नहीं, अपना वर्जन होता है हम लोग का, ठीक है। हम लोग जो खाते हैं इधर साउथ इंडियन, ये सब जैसे ये बंगाल का वर्जन है मैंने इडली खा तो रहे हैं, पर वो इडली इज नॉट लाइक साउथ इंडियन ये इट्स लाइक अ बंगाली वर्जन ऑफ इडली। इडली ठीक है, उसके साथ जो चटनी सांभर जो यूज करते हैं, इट्स नॉट लाइक साउथ इंडिया का अलग ही एक स्वाद होता है और ऑथेंटिक होता है। जो भी हो, तो मैम का मानना है कि अगले जन्म मेरे को खाने के टाइम पे साउथ इंडियन बनाए, और मैं भी उनके साथ थोड़ा सा, मेरा को भी एक हैबिट सा हो गया, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट, अब एक दुकान है, साइड में और भी 2 दुकान। अब देखो
कस्टमर रोज रोज कितना ज्यादा होगा। एक तो लिमिटेड कस्टमर सोर्स तो होता ही है। पहले अगर 10 कस्टमर था या 100 कस्टमर था, अब 100 कस्टमर में से 2-4 कस्टमर तो इधर उधर जाएगा। अब मानो इनमें से अगर कोई एक दुकानदार बहुत रीच है, तो वो बगल वाले को बोलता है कि भाई इधर दुकान मत लगाना। बात को समझ रहे सर? इधर दुकान मत लगाना, थोड़ा दूर लगाना। ठीक है, क्या ऐसा वो बोल सकता है? नहीं, एग्रीमेंट जनरली तुम किसी को थ्रेट दे सकते हो कि भाई यहाँ बिजनेस नहीं करना है। नहीं। सो बाई थ्रेट तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इलीगल हो जाएगा। किसी को बिजनेस करने से रोकना, किसी को शादी करने से रोकना, इलीगल काम। सर शादी करने से, हाँ सर, अगर 18 साल के नीचे है, 21 साल के नीचे है तो अलग बात है। बट अगर 21 साल हो चुका है, लीगली तुम शादी से किसी को नहीं रोक सकते। सिमिलरली किसी को बिजनेस से भी रोक नहीं सकते। कोई भी चाहे तो कहीं पर भी कुछ भी बिजनेस कर सकता है, अगर बिजनेस लीगल है, प्रोडक्ट या सर्विस लीगल है, तो बिजनेस भी लीगल है। तो किसी को बिजनेस करने से रोकना पॉसिबल नहीं है, कहीं पर भी लगाए। अंबानी के घर के बगल में भी अगर बिजनेस करने का लीगलिटी है, तो तुम अंबानी के घर के बगल में भी लगा सकते हो। अगर वो बिजनेस प्लेस है, यू कैन, रोक तो नहीं सकते। यहाँ पर कोलकाता में बड़ा बाजार में हल्दीराम के साथ एक बहुत बड़ा शोरूम है, हल्दीराम प्रभु जी का। हल्दीराम कोलकाता में से ही हल्दीराम बना है। ये जो हल्दीराम ब्रांड है, ये ब्रांड हल्दीराम कोलकाता से ही बना है। मारवाड़ी 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 बना है कोलकाता में, नहीं तो मारवाड़ी राजस्थानी ही बन के रहे। आज मारवाड़ी एक ब्रांड हो गया ना, मारवाड़ी मैंने बिजनेस, जैसे वर्ड मारवाड़ी निकलता है, मन में चल रहा है पैसा वाला बिजनेस, ऐसे ही चलता है ना। तो मारवाड़ी राजस्थानी मारवाड़ी बना कोलकाता में, और हर राजस्थानी मारवाड़ी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी हर राजस्थानी को आज की डेट में मारवाड़ी बोलते हैं। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, उसका अलग अलग प्रांत है, हर प्रांत के लोग मारवाड़ी नहीं। मेनली मारवाड़ बोल के एक जगह है, आज के डेट में मारवाड़ अलग से नहीं बोला जाता। जोधपुर, बीकानेर और इस साइड का कुछ रीजन्स है, बीकानेर वाले नहीं, बीकानेर अलग है। जोधपुर के आसपास के कुछ एरिया है, जयपुर से जुड़ा हुआ कुछ एरिया है, मारवाड़ बोल के एक प्रदेश होता था पुराने समय। उस मारवाड़ प्रदेश के लोगों को मारवाड़ी कहा जाता। वहां पर ड्रॉट हो गया था, तो वो लोग बाहर निकला था काम के लिए, और बाद में चैलेंज को एक्सेप्ट करो, जिनका खान पान रहने का छत कुछ नहीं था, वो बाहर निकल के अपने जगह से निकल के बड़ा बड़ा बिजनेस बनाया। तो मारवाड़ से मारवाड़ी, मारवाड़ प्रदेश जगह का नाम, समझ रहे हो? ऐसा तो तुम अगर राजस्थान में एक बहुत बड़ा रीजन है मेवाड़, ये उदयपुर साइड है ना, वो मेवाड़ है। मेवाड़ मेवाड़ और मारवाड़ अलग है। मेवाड़ी राजपूत होते हैं, सो कॉल्ड बिजनेसमैन नहीं होते, ठीक है। लेकिन हम लोग बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कौन मेवाड़ी और कौन मारवाड़ी। मैंने मारवाड़ी ऐसा ब्रांड बन गया। जो भी हो, मैं हर लोगों का अच्छा चीज को देखता हूँ, हर जाति का। ये जो राजपूत होता है उसका पूरा कोई ना कोई राजा होगा। हाँ, राजपूत जो होते हैं वो कहीं पर भी हो, वो कहीं पर भी हो, वो बंगाल में हो, बिहार में हो, उड़ीसा में हो, राजस्थान में हो, कहीं पर भी हो, इफ दे आर राजपूत क्लैन, इसका मतलब उनका वंशज कोई ना कोई राजा जरूर, तभी वो राजपूत। तो जो राजस्थान में इतना सारा राजपूत है वो सब राजा है। हाँ, राजस्थान तो राजाओं का ही जगह था। राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना। आज भी हमारे जो आर्मी में एक डिपार्टमेंट होते हैं, एक बैटेलियन होता है, उसका नाम है राजपूताना राइफल्स, आर्मी में। राजस्थान टुकड़ा टुकड़ा राजाओं का जगह होता है। टुकड़ा टुकड़ा माने एक का एक छोटा सा राज्य, किसी का बहुत बड़ा सा राज्य। ये अभी मारवाड़ी मारवाड़ का हिस्ट्री अभी नहीं है, मैं हल्दीराम से बोलने जा रहा था इसलिए थोड़ा बोल दिया। तो हल्दीराम प्रभु जी का बड़ा बाजार में एक बहुत बड़ा दुकान है, वो उसका पुराना दुकान है। अभी भी जाओगे तो मिलेगा, अच्छा खाना मिलता है, खा सकते हो, बढ़िया खाना मिलता है। वो बड़ा बाजार वाला पुराना वाला। तो हल्दीराम प्रभु जी के दुकान के सामने किसी एक पान वाला का, बिहारी पान वाला का दुकान, ठीक है। हल्दीराम प्रभु जी उसको बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से अपना पान का दुकान हटाओ, बदले में पैसा रखो। पान वाला बोलता है कि मेरा भी दादाजी का है, पुराना है, मेरा भी 100 साल का दुकान है, हम भी नहीं, पैसा नहीं चाहिए। तो बातों में, झगड़ा झगड़ा में हल्दीराम प्रभु जी उसको
गोली मार दिया, मरा नहीं, पैर पे लगा। अटेम्प्ट टू मर्डर केस हल्दीराम प्रभु जी के लगा, और पूरा बड़ा बाजार कलाका स्ट्रीट के बीच में हुआ है। क्या छुपाओगे तो। हल्दीराम प्रभु जी कम से कम 7 साल जेल में थे। कहाँ? दमदम सेंट्रल जेल में। ये लास्ट ईयर बेल मिला। जेल में जब था उन्होंने जेल के अंदर भी भुजिया बनाने का काम चालू कर दिया। हाँ, आई एम नॉट जोकिंग। ये जो प्रभु जी का भुजिया का पैकेट नहीं मिलता, जब तक प्रभु जी जेल में था, जेल में भी भुजिया बनता। ऐसे तो बाकी बनेगा ही, but क्योंकि प्रभु जी जेल में है, तो प्रभु जी बोला मेरा मन नहीं लग रहा है, तो सरकार को बोला जेल में तो रहना ही पड़ेगा उनको। ये जितना लोग जेल में होते हैं ना, उनको ना काम करने का मिलता है और उनको सैलरी दिया जाता है। तो बोलते हैं आप इनको जो पत्थर काटने का, ये काटने का काम दे रहे हो, ये सब काटा काटी छोड़ो, मैं एक अच्छा बोल रहा हूँ, इन लोगों को आप मैं भुजिया बनाने का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप मेरे को भुजिया बनाने का सारा अरेंजमेंट दो। वो भुजिया जेल से निकल के जो दाम पे मार्केट में जाएगा, उसमें जेल का इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो जेल का, जिसको जो पगार देना है वो एज पर जेल के रूल के हिसाब से पगार दिया जाएगा। बस ये लोग पत्थर ना काट के, कोई और फालतू ना काम करके मेरे साथ भुजिया बनाए। और सरकार ने इस बात को रखा, और बदले में जेल का इकोनॉमी स्ट्रांग। आप लोग को ये सब क्या लगता है, कोई मैंने कहानी लगता है? नहीं। और आप सोचे सर आपके पास ये सब फालतू खबर होता है। आपको कैसे पता चला? खबर रखना पड़ता है सर। सर मैं एक एनवायरनमेंट के अंदर रहता हूँ ना, मेरे इस एनवायरनमेंट में ये सब खबर। मेरा चार एक्चुअली सबका अपना अपना फील्ड होता है, ये मेरा फील्ड है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी होता है चीजें, मेरे दिमाग में वो चीज कनेक्ट करता है। ठीक है, और हल्दीराम प्रभु जी जेल में है, कोई छोटी मोटी बात है? ऑब्वियसली नहीं, बड़ा खबर है। तो दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक किया। फिर 2-3 साल बाद देख रहे हैं प्रभु जी जेल इकोनॉमी को बदल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक पूरा पेज आया था कि हाउ प्रभु जी चेंज इकोनॉमी ऑफ जेल इन कोलकाता सेंट्रल, दमदम सेंट्रल जेल। पूरा बैठे बैठे उस चीज को क्या हुआ है पढ़ा, पता चल गया, दिमाग में रह गया। तब तक वो हल्दीराम ब्रांड बन गए। हल्दीराम तो ब्रांड, तो हल्दीराम तो बहुत पहले से ब्रांड बना, हल्दीराम आज का थोड़ी। ये रिसेंट बातें हैं, तुम लोगों को झूठ लग रहा है। In 2010 case involving Haldiram's Bhujewala owner Prabhu Shankar Agarwal, Supreme Court suspended a life sentence and granted bail. Agarwal was convicted in West Bengal for allegedly conspiring to murder a tea stall. अच्छा पान वाला नहीं, चाय वाला, Satyaram Thakur. The Supreme Court decisions came after the Calcutta High Court refused to suspend the sentence and grant bail. Conspiracy to murder. Agarwal was found guilty of conspiring the murdered tea stall owner Satyaram Thakur, who refused to move his stall. सही है मेरा कहानी, फालतू कहानी नहीं बनाता मैं। कोलकाता में कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था, बेल ग्रांटेड। हाँ, अरे तुम लोग बच्चे हो, 2010 में क्या एज था तेरा? दिखाया होगा। ये कब बेल दिया इसको? ये कब? रिसेंट 2-3 साल पहले, 2018। बेल ज्यादा दिन नहीं हुआ, बेल ज्यादा दिन नहीं हुआ। 2010 का आर्टिकल है, देख रहे हैं?
तो वो चाय वाला भी है, हाँ हाँ, चाय वाला है। किसी से ना था। देखा, हल्दीराम जैसा इतना करोड़पति बंदा से पंगा ले लिया, हम भी नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? मेरा एग्जाम्पल मेरे को कहाँ खींच के लेके जाता है। लेकिन क्या है ना, अगर आपको ये सब चीजें ढूंढने का आदत हो जाए, देखने का आदत हो जाए, आपको लॉ में बड़ा मजा आ जाएगा। वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो चाय वाला पैसा लेके मान जाता ना, तो इसमें कोई खराबी नहीं। मान सकता है कोई, पैसा दो, हम दुकान कहीं और लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या, दुकान ना लगाने का कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, टू डू और नॉट टू डू? नॉट टू डू। समझ में आ रहा है? The law of contract is concerned with only those agreements where the parties have the intention to create legal obligations. दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनके बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए ना। लीगल ऑब्लिगेशंस बने, the parties are bound to do or not to do certain act, माने दोनों पार्टी में जो एग्रीमेंट हो रहा है, वो दोनों इस चीज को निभाएगा। जो इस पर्पस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस पर्पस को फुलफिल करेगा। ये जो दोनों पार्टी का पर्पस फुलफिल करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को ऑब्लिगेशंस कहते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, माने जिस पर्पस में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर्पस को हम लोग खूबी निभाएंगे। समझ में आ रहा है? In business or commercial agreement, the usual presumption is that the parties intend to create legal obligations. X offers to sell his car to Y for rupees 1 lakh. Y accept this offer in this agreement. If there is default by either party, an action for breach of contract can be enforced. एक ने गाड़ी बेच दिया, दूसरा ने पैसा नहीं दिया, या फिर एक ने पैसा दे दिया पर दूसरा ने गाड़ी नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इंटेंसिटी था, ये जो इंटेंशन माने क्या, इच्छा, क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, माने इस बात को लीगल, इसका अंजाम क्या है, लीगलिटी फुलफिल करना है। तुम गाड़ी दो, हम पैसा देंगे, सिंपल है। अगर किसी ने गाड़ी नहीं दिया या फिर किसी ने पैसा नहीं दिया, गंडगोल। इसी गंडगोल को बोलता है कि ऑब्लिगेशंस फुलफिल ना करना। तो क्या मतलब निकल रहा है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। जब तक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस ना हो, तब तक कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? The court of law provided all the essential elements of a valid contract are present in this agreement. The law of contract is not the law of those agreements which do not create legal obligations. In other words, the law of contract is not concerned with those agreements where the parties do not have the intention to create legal obligations. जहां पर दोनों पार्टी के बीच में लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का कोई इच्छा ना हो, चाहे वो सोशल मैटर हो चाहे डोमेस्टिक मैटर हो। ऐसे सोशल एग्रीमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एग्रीमेंट है, social, domestic, moral, religious agreement also. The usual presumption is that the parties do not intend to create legal. ठीक है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, अगर एग्रीमेंट में माने अगर एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने का इच्छा ना हो पार्टीज के बीच में, तो फिर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इसलिए द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ। X invites Y to dinner. Y accepts the invitation but fails to turn. इनवाइट किया था, बोला था हाँ हाँ जाएंगे, पर नहीं जा पाए। Here X cannot sue Y for damages because the parties of this agreement do not intend to create legal obligations. यहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं कि भाई अगर नहीं आएगा तो फिर मेरा लॉस भरपाई कर देना, है ना। पर प्लेट का 2200 रुपया का खर्चा है ना। हयात रीजेंसी में पार्टी दिए हैं या आईटीसी सोनार बांग्ला में पार्टी दिए हैं, 2500 का प्लेट है, 5000 का प्लेट है ना। उसी हिसाब से कर रहे हैं भाई, बोल आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर 5000 विद इंटरेस्ट पेनल्टी करेंगे। सोशल एग्रीमेंट तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सोशल एग्रीमेंट में जनरली केस होता ही नहीं, लेकिन सिंपल बात है क्योंकि यहाँ पर कोई इंटेंशन टू क्रिएट, मैंने हमने हाँ बोला, जैसे कई बार हमको भी फोन करके मेरा रिलेटिव लोग बोलता है कि ऐसा ये है वो है, आपको आना पड़ेगा, तो यास भी या तुम यास पे,
हम भी हाँ हाँ कर देते हैं, फिर बाद में जाते नहीं है। मन में तो रहता ही है ना, जाना है कि नहीं जाना, ये सब कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ये बात आपके मन में चलता है कि नहीं चलता? एग्रीमेंट वेयर द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, जैसे कि बिजनेस एग्रीमेंट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर सच एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट वेयर द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस इज अ सोशल एग्रीमेंट, उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा? जैसे सोशल एग्रीमेंट, वो एक सोशल एग्रीमेंट है, तो उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वहां पर कोई लीगलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस नहीं। बात समझे? जैसे माँ बाप बच्चों के साथ काफी सारा वादा करते हैं ना, हाँ, माँ बाप भी करते हैं, बच्चा भी करता है, और दोनों ही मुकर जाते हैं। बच्चा भी टाइम आने पे नहीं करते हैं, और माँ बाप भी नहीं करते। एग्जाम्पल, करते भी या नहीं भी करते हैं, हम ना वाला सोच रहे हैं आप, ठीक है। मानो पापा ने बोला बेटा अच्छे से रिजल्ट कर, हम लोग घूमने जाएंगे, रिजल्ट हुआ, घूमने जाना और नहीं है ना। अच्छा रिजल्ट कर, तेरे को एक लैपटॉप खरीद के देंगे। लैपटॉप तो छोड़ो, एक मोबाइल का की तक नहीं मिल रहा है, दिया था। मेरा तो बचपन में था स्ट्रेट हैंडल साइकिल, वो बोला था अच्छा रिजल्ट करेंगे तो स्ट्रेट हैंडल साइकिल दोगे? बोला हाँ हाँ, तो बाजार में जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है वो दिलवाएंगे। तो बोले थे 10th पास कर ले बुलेट देंगे, एक हुआ बोला 12th में देंगे, एक हुआ ग्रेजुएशन भी खत्म हो गया लास्ट को खुद खरीदा। समझ रहे सर? तो पापा को केस करोगे क्या? हाँ, माय लॉर्ड बोल के कोर्ट में डालो, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में बड़ा गजब गजब केस चल रहा है आजकल, यूट्यूब में लाइव कराते हैं कोर्ट वाले, कुछ कुछ केस छोड़ते हैं, ताकि ये इसलिए छोड़ रहे जानबूझ के, सिमिलर काइंड ऑफ केस कोर्ट में आने से लोग अगर देख लेगा कि इस केस में ये फैसला हुआ है, तो लोगों को भी एक कॉन्शियसनेस आ जाएगा कि हमारे केस में क्या हो। इसलिए हाईकोर्ट का केस मैंने इन कोलकाता कोर्ट का भी आ रहा है। मैं पहले पहले तो पटना कोर्ट का बहुत निकल रहा था, अभी कोलकाता कोर्ट का भी निकल रहा है। एक केस आया, एक बाप अपने बच्चों पे केस किया है, बेटे पे, ठीक है। बेटा भी ऑलमोस्ट 40+, बाप ऑब्वियसली 70+, ठीक है। तो 70+ बाप केस कर रहा है बेटे के अगेंस्ट में कि उसका बेटा उसको नहीं देख रहा है। इवन बाप का कहना है कि मेरा बेटा मेरे को एक माने एक ब्रश तक खरीद के नहीं देता, माने एक बेसिक नीड्स तक उनका फुलफिल नहीं करता है। ये एलिगेशन कौन किस पे लगा रहा है? तो 70+ बाप अपने बेटे पे लगा रहे हैं। बेटा का कहना है, अब कोर्ट पूछ रहे हैं कि बेटा को कि आप क्या करते हो, तो बेटा बोलते मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। तो कोर्ट बोल रहे हैं आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और आप अपने पापा को एक बेसिक उनका जो बेसिक नीड्स है वो भी नहीं दे पाते। तो बेटा का कहना है कि वो जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना है वो अपने दम पे बना है, मतलब वो उसका वो कह रहा है कि मैं कैटरिंग सर्विस करके मैं अपने पढ़ाई किया, बहुत मुश्किल से मैं आज ये जॉब मुझे मिला, तो इसमें मेरा पापा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस टाइम पे मैं ये सब कर रहा था मेरा पापा नशा पानी करता। तो बाप का कहना है कि माय लॉर्ड, क्या मेरा बच्चा जन्म होते ही कैटरिंग का काम कर रहा था? क्या बोलेगा? मैंने हंस रहा है सर, बट वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ। जब आप लोग इस सिचुएशंस में पहुंचोगे तब आपको फील होगा कितना मुश्किल का सिचुएशंस होता है। तो बेसिकली बेटा गुस्सा है, बाप अभी एज में आके उनको रियलाइज हो रहा है कि बेटा मेरे साथ नहीं है, बट जिस टाइम पे बाप को साथ होना चाहिए था तब बाप ने बेटा का साथ छोड़ दिया। अगर बाप कभी बेटा को साथ देगा तो बेटा उसको छोड़ेगा? आई हैव अ डाउट।
है ना। फिर भी हो सकता है, आई डोंट नो, स्वार्थी लोग तो होता ही है, बट स्वार्थ कहाँ से जन्म ले रहा है ये देखना बहुत जरूरी बात है। एक बच्चा स्वार्थी क्यों बन रहा है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सब देखो ओल्ड एज में देके आ गया बच्चा लोगों को, माने माँ बाप को, आजकल का जनरेशन सब स्वार्थी हो गया है। देयर इज अ बिग क्वेश्चन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों डाल रही है, नौबत क्यों आ रहा है, कौन सा मेंटेलिटी, कौन सा सेल्फिशनेस उस बच्चे लोगों को, माँ बाप को वृद्धाश्रम में या माने ओल्ड एज होम में डालने के लिए मजबूर कर रहा है। क्यों प्यार नहीं है भाई। तो कोर्ट ऑफ लॉ इसका जो केस चल रहा था इसके बारे में बस इतना बोला कि ओपन प्लेटफॉर्म में, और कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि क्या बोलेगा इस बारे में। तो बोला आप लोग पर्सनली चेंबर में मिलो, पैनल से एक डिस्कशंस कर रहा है, एक सोल्यूशंस करेगा, दोनों को समझा जाएगा, आप लोग उसको एडप्ट करने का कोशिश करना। कोर्ट में और कुछ बोला ही नहीं, समझ रहे हैं। ये सोशल मैटर है ना, कि अभी बाप के बेटा जो बाप के अगेंस्ट में केस किया, या बाप ने जो बेटा के अगेंस्ट में केस किया है, इस केस में क्या करेगा, समझाएगा पहले, है ना। फिर बाद में हो सकता है केस बन सकता है, क्योंकि हक का मैटर है, बेसिक नीड्स का मैटर है, तो केस बन सकता है। हाँ हाँ, अगर 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 बेटा एकदम फुलफिल टोटली मुकर जाए तो इन दैट केस बन सकता है। पहले समझाएगा ही, कोर्ट पहले ही उसको केस में नहीं लाएगा, वो लोग बेसिक काउंसलिंग करेगा। और ये बिजनेस लॉ का पार्ट नहीं, और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी पार्ट नहीं, सिविल एक्ट के 10 साल बचेगा उसके लिए भी बात 10-20 साल का नहीं है सर। बात यही है कि वो जो ये जो सोच जन्म लेता है, इसी का तो प्रॉब्लम है। ये सोच का जन्म क्यों हो रहा है, एक मैंने बाप भी तो उसके बच्चों के टाइम पे, वो भी तो बच्चा का भी तो वो प्राइम टाइम था, तब तुम उसको छोड़ छाड़ के नशा पानी काय को कर रहे थे। जब बच्चा पढ़ने के टाइम पे था तुम काम ना करके दारू पी के पड़े रहते थे, क्यों। ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज बच्चा जैसे ही इंसान बूढ़ा हो जाएगा फिर उनको सिंपैथी मिल जाएगा, वाह, सारा पाप धुल जाता है क्या बूढ़ा होने पे। क्वेश्चन, ये मेरा सवाल, सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं मैं। क्या बूढ़ा हो जाने पे सिंपैथी मिल जाना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। ना, वो भी ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बेटा सही कर रहा है, बिल्कुल नहीं बोल रहा। मेरा सवाल है कि ये सब होना ही नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर पहले का जनरेशन अगर आज के जनरेशन के साथ सेल्फिश बर्ताव नहीं करेगा, तो ये करंट जनरेशन भी पुराने जनरेशन के साथ सेल्फिश बर्ताव नहीं करेगा। ये सब पूरा गिव एंड टेक कॉन्सेप्ट है। जैसे कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, बोलते हैं ना, जैसा बोएगा। इसका कबीर का एक गाना है, बोलते हैं कि जैसा जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जग कर्मों की खेती। जो जितना बोता माने लगाता है उतना ही काटता है, ठीक है। वही जग कर्म का खेत है, माने हम लोगों का जो कर्म जीवन है उसमें किसको कितना मिलेगा उसी पे मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली मैटर को बता रहा हूँ। ये जितना मेरे लिए एप्लीकेबल होता है सबके लिए एप्लीकेबल होता है, मैं किसी चीज से बाहर नहीं हूँ। अगर मैं भी किसी के साथ कोई गलत करूंगा मुझे भी उसका सजा देनी चाहिए। ऐसा बात नहीं, लेकिन रियलाइजेशन होने से गलती कम होता है ना। अगर आप रियलाइज कर लेते हो कोई चीज को, शायद गलती हो रहा है, बट गलती होने का संभावना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना धर्म धर्म, ये लॉ के साथ धर्म का बहुत कनेक्शन है, बहुत जोर का। ये धार्मिक किताबें लॉ ही तो सिखाता है। धर्म का मतलब क्या है जानते हो, व्हाट इज द बेस ऑफ धर्म। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा, डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे सर लॉ का क्लास नहीं। व्हाट इज द बेस ऑफ धर्म। धर्म किस चीज पे आधार है,
धर्म का आधार क्या है? आधार करुणा। करुणा। अगर इंसान के मन में करुणा नहीं है, चाहे कोई भी हो, बाप बेटा, कोई भी इंसान जी, आप बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं मैं सच्चा हिंदू हूँ, सनातनी, कोई बोलता है मैं सच्चा मुसलमान, कोई बोलता है मैं एकदम बाई हार्टेड क्रिश्चियन। अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं है, आप किसी धर्म के नहीं, क्योंकि धर्म का बेस ही है कंपैशन, चाहे नाम कुछ भी लगा ले। ये जो इस्लाम के नाम पे लोगों को मारा, ये किस एंगल से धार्मिक हो सकता है? क्योंकि धर्म जोड़ने का बात करता है, धर्म बनाने का बात करता है, धर्म करुणा का बात करता है ना? ये मारने का बात कोई नहीं करता। धर्म का बेस करुणा है। अगर आपको धर्म समझना है, आप बस एक चीज समझ लो, करुणा, दया। छोटा से छोटा चीज पे भी दया और करुणा आना चाहिए। इसमें जितना रियलाइजेशन होगा उतना कम तुम पाप करो। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे तुम रास्ते से जा रहे हो, तुम्हारे सामने से एक चींटी निकल रहा है, तुम चाहो तो चींटी को पैर देके जा सकते हो, चींटी है, क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगर मन में करुणा होगा ना, तुम जानबूझ के, अगर वो चींटी तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तुम उस चींटी को नहीं मारो। लेकिन मानो मेरे घर पे मेरा बच्चा सोया है, वहां पर 5-7 चींटी आ गया, तो मैं उसको नहीं मारूंगा। तो ये धर्म का कॉन्सेप्ट में ये चीज देखा जाएगा कि तुम किस पर्पस में किस चीज को क्यों करो। मच्छर की जगह में, मानो मच्छर है, मैंने मेरा बच्चा को मच्छर मारने आएगा, तो मैं मच्छर को मारूंगा, ठीक है। लेकिन क्या मैं मच्छर मारने जंगल के अंदर घुसूंगा कि जंगल में जितना मच्छर है सबको मार दूंगा? रहने दो यार जंगल में। काइंड ऑफ छोटा से छोटा चीज पे भी अगर आपके अंदर कॉम्पैशन आता है, तो बस आप धार्मिक हो। और यही लॉ का मेन बेस है। धर्म से ही आगे आगे ये सब लॉ चीजें डेवलप होता है। अगर किसी को धार्मिक किताब पढ़ने का आदत है, लाइक रामायण महाभारत या फिर गीता, वेद, कुरान, व्हाटएवर, जिसका जो भी है, तो आपको लॉ समझने में बहुत सुविधा हो। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। ये बात क्लैरिटी हो गया सर? जैसे कि सोशल एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट है, बट वो ऑब्लिगेशंस नहीं लाता, इसलिए उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। यही सबको बात समझ में आ रहा है? हेलो अन्वेषा, मोप्रिया, बोलो सर। Yes, sir. Law of contract is not the whole law of obligations. Law of contract is not the whole law of obligations. Sir, questions है, popular questions. The law of contract is the law of only those obligations which arise out of agreements. The law of contract is not concerned with those obligations which do not arise out of agreement. For example, obligations to maintain wife and children, obligation arising from judgment of court, obligation arising from torts or civil wrong. The whole position may be summarized. मैं समझा रहा हूँ. The law of contract is the law of only those obligations which arise out of agreements. मैंने एग्रीमेंट करके उस चीज को करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जैसे कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद दोज ऑब्लिगेशंस व्हिच डू नॉट अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट से नहीं बना, हम उस चीज के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाध्य नहीं है। लेकिन जिसके लिए एग्रीमेंट बना, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बाध्य है। जैसे कि मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ रहा है, कोर्ट बोल रहा है छोड़ नहीं सकते, शादी किए तो मेंटेन करना पड़ेगा अपनी वाइफ, नहीं भाग सकते अपने ऑब्लिगेशन से, कोर्ट परमिशन नहीं देगा इतना आसानी से। अगर वाइफ नहीं लेना चाहता है उनसे, तो कोर्ट इतना आसानी से हस्बैंड को नहीं छोड़ेगा। दोनों छोड़ेगा तभी छोड़ेगा। तो उसके लिए कोर्ट क्या बोलेगा? वाइफ को मेंटेन करना है, चिल्ड्रन को मेंटेन करना है, बच्चा का खर्चा कौन चलाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हो आप, तो फिर कोर्ट एग्रीमेंट बना देगा। और शादी भी तो एग्रीमेंट है आज के डेट में। पहले जमाने में भी ये एक ऑटोमेटिक एग्रीमेंट बन जाता था, बट आजकल पेपर्स में लिखना पड़ता है, इसलिए एग्रीमेंट करवाना पड़ता है। क्योंकि पुराने जमाने में लोगों को शादी का मतलब पता होता था, आज के डेट में लोगों को इसका कुछ मतलब पता ही नहीं है। शादी का कुछ और ही मतलब समझ के रखा है। छोड़ दो, मैं उसको बाहर नहीं जाऊंगा। ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया,
कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, तो चीज को पालन करना पड़ेगा। जैसे कोर्ट ने जजमेंट दिया ना वॉकआउट एक्ट के बारे में, अब लोगों को मानना पड़ेगा वॉकआउट एक्ट। हाँ, तुम रिवर्स में जा सकते हो, वक़्फ़ के अगेंस्ट में जाके जो भी बिल पास हुआ है तुम उसके अगेंस्ट में जा सकते हो, अगर प्रूव कर पाओ तो फिर कोर्ट सुनेगा तुम्हारा। जैसे कोर्ट थोड़ा स्टे ऑर्डर लगाया है, कुछ मैटर को सुन रहे हैं, पर कोर्ट वक़्फ़ को डिसएग्री नहीं किया है। ये जो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है ना, इसके साथ कोर्ट अभी डिसएग्री नहीं है। कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, कपिल सिब्बल टाइप का कुछ बड़े बड़े लॉयर्स, जो कांग्रेस नेता भी है और लॉयर भी है, वो लोग कोर्ट में केस किया है वक़्फ़ के अगेंस्ट। लेकिन अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो उसका पालन करना पड़ेगा, तो ऑब्लिगेटेड हो जाते हो। ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम टॉर्ट्स ऑफ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग या टॉर्ट माने जो समाज में जो नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने किया तो कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक करो इसको। ऑब्लिगेशन व्हिच अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है। ऑब्लिगेशन व्हिच डू नॉट अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? सर एग्रीमेंट का फॉर्मूला हम सबको पता है। अच्छा, जब आपको ऐसे लिखने बोले ना, किस बेसिस में आप डिफरेंस लिख रहे हो, ये बेसिस देना जरूरी है। बिना बेसिस का सिर्फ बच्चे की तरह डिफरेंस करके आ जाओगे, नहीं, बेसिस लिखो। एन एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट माने एग्रीमेंट, माने यही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बदलेगा और उसका एनफोर्सेबिलिटी आएगा। माने एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहाँ पर एक बिग डिफरेंस आ रहा है। एग्रीमेंट में और मे नॉट क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशंस लाता है, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं लाते, है ना। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर लीगल ऑब्लिगेशंस बन के रहेगा। एवरी एग्रीमेंट नीड टू बी नेसेसरीली बी ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट होने से ही कॉन्ट्रैक्ट होना है जरूरी नहीं। एग्रीमेंट होने से ही कॉन्ट्रैक्ट होगा जरूरी नहीं, पर हर कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता एग्रीमेंट से ही निकलते हैं। ऐसा ना, एग्रीमेंट होने से ही कॉन्ट्रैक्ट होगा जरूरी नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट होने से वो एग्रीमेंट होगी तो आया है। एग्रीमेंट इज नॉट कंक्लूडेड और ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एंड बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पार्टीज। कंक्लूडेड माने कॉन्ट्रैक्ट माने वो कंप्लीट हो चुका है और वो दोनों पार्टी को एक दूसरे के साथ ऑब्लिगेशंस में बाइंडिंग माने बांधता है। तुम रेंट पे रहते हो ना, जब मर्जी छोड़ दोगे क्या बिना इंटीमेशन का? पहले बोलना पड़ेगा 2 महीना, और वो भी तुमको कभी भी घर से बाहर कर सकता है, कम से कम 2 महीना। तो ये एक दूसरे को बाइंडिंग करता है। ऐसा नहीं हम रेंट पे रहते तो कभी भी मालिक आके हमको चलो घर छोड़ो, मजा क्या है। एग्रीमेंट करके रह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या समझा? बहुत पुराना बात है। कोलकाता में तब नया नया आया था, एक ब्रोकर के थ्रू से एक घर को रेंट लिया था। ब्रोकर मैं थोड़ा फंस गया था उस घर पे, तो मेरे को बोलता है कि अब उतना एक्सपीरियंस नहीं था और यहाँ पर वेस्ट बंगाल का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो बोलता है कि जो यहाँ पर नियम ऐसा है, ब्रोकर मेरे को समझाता है और वो प्रॉपर्टी ब्रोकर ही संभालता है, ओरिजिनल मालिक कहाँ फॉरेन में रहते हैं। तो ब्रोकर मेरे को बोल रहे कि यहाँ पर जो बिल अब करंट बिल है वो पुराना जो यूज करके गया उसका बिल आपको देना है, और आप जब इसको छोड़ दोगे तो आपका बिल जो नेक्स्ट नया है वो देगा। मैंने पहले ना हड़बड़ी में बात समझा ही नहीं, फिर बिल आया तो मैं 1 महीना नहीं हुआ बिल आ गया। तो बिल दिख रहा है कि करीब 3,500-4 हजार टका का बिल है। बोली भाई मेरा तो इतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ही नहीं है, तुम 200-400 का बिल आना चाहिए, 3,500-4 हजार का बिल कहाँ से भरेंगे। बिल लेके परेशान। फिर धीरे धीरे दिमाग में आया कि ये तो पुराना कंजम्पशन का बिल है,
नया कंजम्पशन का बिल ये है ही नहीं। फिर वो ब्रोकर मेरा बात नहीं मान रहा है, मेरे को धमका रहा है कि सामान समेत इसी घर पे रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे। फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा भड़क गया। मैं बोला ऐसा करने से अगर मैं डरूंगा, नया जगह है, क्या होगा इस सोच के साथ, मैं फंस जाऊंगा। एक काम करते हैं, इतना तो पता चल गया ये मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन इसको ठिकाने पे लगाते हैं। कैसे? मेरे पास कोई नहीं है, मेरा भाई मेरे को बोल रहा है कि तुम पापा को बुलाओ, कोलकाता में तुम्हारा बड़ा बाजार से ट्रांसपोर्ट है, वहां से लोगों को बुलाओ। बोली कोई नहीं चाहिए, तो देख मैं क्या करूँ। तो कोई दवांगिरी कुछ नहीं सर। अब मारपीट तो मैं उससे कर नहीं सकता, मैं इतना ताकतवर, ब्रोकर लोग थोड़ा अलग ही होते हैं सर। तो बाजार के सामने धक्का धक्की हुआ, मैं गिर भी गया था। लेकिन गिरने के बाद मेरा एकदम जोश आ गया, बहुत जोर से चिल्लाया एकदम मेन चौराहे पे। मजाक चल रहा है बंगाली में, जैसे झगड़ा करे बोला, इतना जोर से चिल्लाया ना, चारों तरफ से जितना लोग है। मुझे पता था मैं चिल्लाऊंगा तो सबको आके मेरे को पूछेगा, "ए भाई की होइचे, चाचा मेची कोट गाना", है ना। और मैं उसी को इंतजार में था। मैं बोली भाई अगर मैं इसको पूरा सबके सामने इस बात को रखूंगा कि भाई मेरे से 4,000 का बिल मांग रहा है, जहां पर मेरा बिल 300 का भी नहीं हुआ, तो मैं सबके सामने बोलूंगा कि मैं इस घर पे अभी आया, मेरा अभी तक 1 महीना भी मेरा कंजम्पशन नहीं हुआ, मेरे को 4,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए बोला जा रहा है। आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई नियम होता है? सब भी बोलते ये कहाँ होता है, कहीं नहीं होता। तो फिर सब कोई ब्रोकर को पूछ रहा है, ऐसे तुम ही बोल छो के? हाँ, फिर क्या, ब्रोकर तो चुप, क्या बोलेगा वो। उससे पहले मेरे को क्या धक्का मुक्की देके, और भी 4-5 ब्रोकर को बुला के, यहाँ बोले हम थोड़ी ना घर पे कर रहे हैं, घर पे तो कोई फांका जगह में नहीं, मेन चौराहे पे कर रहा है। और वहीं पर बैठता है ब्रोकर लोग, देखे ना मेन जंक्शन पे बैठता है। हम बोले आज इसके साथ यहीं पर हिसाब करें। भाई बोल रहा है मारपीट मत करें, मारपीट का मेरा इतना ताकत ही नहीं है, तो देख, तो एक बार मार खाऊंगा उसके बाद तो देख क्या होगा। मैं रास्ते के इधर से धक्का मारा, तो जीप जाम करता था, याद, इसका मसल्स था उसका, मेरे को धक्का मारा, मैं उधर जाके गिरा। ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद मेरा चिल्लाना चालू। फिर कहानी में ट्विस्ट। फिर उसके बाद मैं जानबूझ के उसको बोला ठीक है कल घर खाली करेंगे, और कुछ बात नहीं, घर खाली किया। घर खाली करके जो रिसेंट इलेक्ट्रिक बिल है 300 टका 350 टका हुआ था, वो भी मैं एस्टिमेट करके उसको दे रहा हूँ ज्यादा, मैं उसको दे रहा हूँ। मेरे को ऐसे हाथ जोड़ कर रहे हैं, नहीं चाहिए, माफ कर दीजिए, मेरा करंट पेमेंट नहीं, ये आपका हक है, रखिए आप। हो सकता है मेरा 200 का बिल हो, 500 का बिल हो, ज्यादा होगा तो मेरे को बोलिएगा, मेरा फोन नंबर आपके पास है, मैं आके देके दूँ। तो सिंपल बात है, जब जब मेरा कोई गलती है नहीं, है ना, उम्र का क्या है, बच्चा है, मैं 20 का हूँ 22 का हूँ, क्या फर्क पड़ता है। जब गलत नहीं हूं तो गलत नहीं हूं। और नया जगह क्या होता है, पूरा भारत में है। हाँ या ना, जहां जाएंगे चिल्लाएंगे। तो ये बंगाल है, मेरे को सीरियसली पूरा बंगाल में कुछ भी कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ता। बाद में जो होगा देखा जाएगा, हो सकता है गलत भी हो जाए, फंस जाए, लेकिन सीरियसली मैं मार खाया था। ओहो वो मार आज भी याद है मुझे। समझ में आया? तो बाइंडिंग, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट हुआ है, घर भाड़ा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी बोलेगा और मैं कुछ भी मानूंगा। जितना बाइंडिंग है उतना मानूंगा, है या ना। वो भी मैं 1 महीना पहले घर छोड़ रहा था, मैं बोला मेरा जो 2 महीने का डिपॉजिट है, एक डिपॉजिट रख लो, करीब 10,000 का होता है। मेरे नहीं नहीं आप पूरा ले लो। अभी भी रास्ते में कभी कभी ना उसको मिलता हूं मैं, साइड से निकल जाते हैं चुपचाप। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स?
द वेरियस बेसिस ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड। कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है? इंपॉर्टेंट पार्ट है अगेन। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट क्लियर हो गया ना? ऑफर क्या है, सॉरी एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एकदम बारीकी से समझाया। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस, प्रमाण कर पाओगे? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, प्रूव कर पाओगे? देखो सर, सिंपल चीजें हैं, समझ में आएगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, बट नहीं समझ पाओगे तो यही छोटा सा पॉइंट दिक्कत करेगा। क्या हुआ, बारिश? नहीं, बारिश नहीं हुआ अभी तक, बारिश नहीं, वो बस कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरह का होता है, लेकिन ये बहुत टाइप्स क्या है तो अगर थोड़ा समरी किया जाए, जैसे एक होता है सर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। एक सेकंड, कैपेसिटी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, माने तुम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हो। जैसे एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस माने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब वो बाय वर्ड्स और रिटन, बाय वर्ड्स और रिटन, अगर वो लिखित हो या ओरली हो तो उसे एक्सप्रेस बोल। जैसे एक सेज वाई विल यू बाय माय कार फॉर ₹1 lakh, वाई सेज एक्स आई एम रेडी टू बाय योर कार फॉर ₹1 lakh, इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मेड ओरली। सेम थिंग रिटन में भी हो सकता है। एक्स राइट्स अ लेटर टू वाई, आई ऑफर टू सेल माय कार फॉर ₹1 lakh टू यू, वाई सेंड्स अ लेटर टू एक्स, आई एम रेडी टू बाय योर कार फॉर ₹1 lakh। रिटन में हो रहा है, तो रिटन ओरल में हो या रिटन में हो, दोनों को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, याद रहेगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड माने मान ले मैंने कुछ चीजें इम्प्लाइड है, मैंने वो एक उसको कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा कि वो वही करना चाहता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज द वन व्हिच इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, मैंने इसमें कोई कुछ बोलेगा नहीं, पर एक दूसरे का जो काम है उसके उसका मतलब यही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तुम रास्ते से जा रहे हो, बस खड़ा है, चढ़ गए, बस वाला कुछ पूछा भी नहीं, आपने भी कुछ नहीं पूछा, उसने भी कुछ नहीं बोला, मैंने कोई ओरल बातें नहीं हुआ, आपने देख लिया था, अच्छा उसका लिखा हुआ है, रिटन है, वो कहाँ से कहाँ जाएगा वो रिटन है ना। अच्छा अगर मानो आप वो भी नहीं देखते, ठीक है, बस जा रहा है, अच्छा बस छोड़ो, टैक्सी, बस में तो फिर भी लिखा रहता है रूट, टैक्सी में तो कोई रूट नहीं लिखा रहता। और टैक्सी रास्ते में रोकना चाहिए, आप चिल्ला के भी नहीं रोकते, ऐसे हाथ दिखाते वो रुक जाता है, ना तो ओरल होता है ना तो रिटन होता है। इसका मतलब टैक्सी को बिना लिखित या बिना ओरल में भी हम बुला सकते हैं, है ना, ऐसा करके फिर उसमें बैठ भी सकते हैं। हाँ, बस एक बार बोलना पड़ता है कहाँ जाना। तो इस तरह का कि अगर कोई बस जा रहा है, अगर कोई टैक्सी जा रहा है, बिना कुछ लिखे बिना कुछ बोले अगर उसमें कुछ आप चढ़ रहे हो तो भाड़ा देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रहा है, उसमें ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ बस वाले का, तुम्हारे साथ टैक्सी वाले का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एटीएम में पैसा घुसा रहे, एटीएम का एग्जांपल, इम्प्लाइड और टैसिट में थोड़ा फर्क होता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट सेम। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच इज इन्फर्ड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज। माने जैसे एटीएम में पैसा घाते हम पंच किए, फटफट फटफट करके पेटी निकाल दिया, है ना, ऐसे कर देता, निकाल दिया। तो ये पेटी एटीएम जब पैसा निकाल देता है, हमने कुछ बोला एटीएम पैसा निकालो, हमने कुछ ऐसे टाइप टाइप किया, वो भी फट 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 करके निकाल देती। ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज, ना ओरल ना रिटन। ऑक्शन हॉल में ऑक्शनियर, जैसे मानो ऑक्शन हॉल में ऐसे होता है, जैसे आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है, ऐसा कोई प्लेयर का दाम बता रहा है, जैसे ऋषभ पंत 27 करोड़ में बेचा, मानो मैं ऑक्शन हॉल में हूँ, मैं मेरे पास ऋषभ पंत का दाम आया है 2 करोड़ बेस प्राइस, प्लेयर का नाम है ऋषभ पंत, तुम एलएसजी का ओनर संजीव गोयनका, तुम चेन्नई का मालिक,
तुम दोनों ऐसे ऋषभ पंत के लिए बीट कर रहे हो। मैंने 2 करोड़ का बेस प्राइस रखा, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर्स क्वालिटी, बेस प्राइस इशू होता है। बेस प्राइस इशू हो गया, अब जिसको भी लेना है, अब तुम दाम दे रहे हो 3 करोड़, फिर ऐसा करके बहुत सारे लोग ऋषभ पंत को लेना चाहा। लास्ट में तुम बैठा हुआ था, ऋषभ पंत के पीछे भाग रहा था पूरा, लास्ट में जाके सब ऋषभ पंत को मांग रहा था। लास्ट में ऋषभ पंत कितने में लिया तुमने? 27 करोड़। बदले में ऋषभ पंत क्या दिया? पूरा फ्लॉप, सुपर फ्लॉप अभी, ठीक है, वो भी कैप्टन। हर साल ऐसा एक होता है, जिसको ज्यादा दाम पे लोगे वो सुपर फ्लॉप जाएगा। तो जो भी हो, अब इसमें मैं यहाँ पर, हाँ क्या क्या हुआ ना, इसमें पॉइंट क्या है कि मानो कि मैं यहाँ पर जो ऑक्शन में दाम दे रहा हूँ, तो मानो दाम मैंने दिया, फिर तुम लोग उस पर बीट कर रहे हो। अब लास्ट में ना मैं ऐसे पूछूंगा नहीं, ए तुमको चाहिए, ए तुमको चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, या फिर मैं जस्ट बीट करूंगा ऋषभ पंत 26.5 करोड़, ऋषभ पंत, ऐसे थोड़ा वेट करूंगा, फिर 27 करोड़ में तुमने कार्ड ऐसे दिखा देंगे, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा टाइमर में, अगर और कोई बीट नहीं किया तो ऋषभ पंत रजिस्टर्ड हो जाएगा, और फिर मैं एक हैमर लेके डब 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 करके 3 बार मार दूंगा, इसका मतलब ऋषभ पंत बिक चुका है। ये जो फॉल ऑफ हैमर ऑक्शन हॉल में होता है, ये भी कॉन्टैक्ट ऑफ द पार्टीज। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि ऋषभ पंत बिलोंग्स टू लखनऊ सुपर जायंट्स, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। ये फॉल ऑफ हैमर का मतलब है ऋषभ पंत का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऑक्शन में जो भी होना था खत्म। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं टैसिट। गाड़ी वाला जो करता है इसको बोलते हैं इम्प्लाइड। कुली, कुली का क्या है? ये स्टेशन में कुली होता है ना, कुली किसी को लेके, माने मानो ट्रेन में पैसेंजर उतर रहे, पैसेंजर उतरा, मानो तुम ट्रेन से उतर रहे हो, कुली आके तुम्हारा बैग ले लिया, ठीक है, तुमने भी उसको मना नहीं किया, सर पे उठाया, तुम भी उसके पीछे पीछे चल दिए, गाड़ी में उसका तुम्हारा बैग रख दिया, तुमसे पैसा मांग रहा है, तुम बोल रहे हो हम उठाने बोले थे। नहीं बोल सकते, अगर उठाने पे नहीं बोले थे, रखने भी तो नहीं बोले थे। तो ये जो कुली के साथ तुम्हारा हुआ, ना ओरल ना रिटर्न, बट इम्प्लाइड, याद रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कहाँ बोले थे तुम क्यों दिए, सब बोलने से नहीं चलेगा। खाए हो तो, लिए हो तो, रेस्टोरेंट में बैठे, खाना ऑर्डर नहीं किए, खाना दिया, गलती से तुमको देके चला गया, फिर तुम बोल रहे हमने ऑर्डर नहीं दिया था, तो आपने देखे कि हमको लगा आप फ्री में बुफे दे रहे हो, हम खा लिए, तो फिर बोलो कम से कम कि मेरा ऑर्डर नहीं था, किसी और का था। नहीं, हमको लगा बुफे चल रहा है, मजा आ गया, पेमेंट करो। चाय की दुकान में चाय वाला ऐसे चाय में चाय डाल के रखता है बहुत केस में, तुम क्या एक चाय का कप ऐसे उठा के पी लिया, चाय वाला भी मुंह में नहीं बोला दादा चाय में बेन की, और तुमने भी पूछा नहीं कि दादा चाय मुझे एक चाहिए, कुछ नहीं पूछा, चुपचाप किया, चाय उठाया, पिया और आ रहे हो। हमको लगा आप बांट रहे। मैंने चाय वाला मंदिर का प्रसाद बांट रहे क्या? तो वो एक बेसिक चीजें होते हैं, जैसे मंदिर का प्रसाद में ऐसे जाके खड़ा रह जाओ लाइन पे, यहाँ पर देता है साल में 2-3 बार हमारे गली में, वो अलग चीज। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, कहाँ कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, इम्प्लाइड और कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो लॉ इसी तरह से बना है। तो ये मैं आज आपको कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशंस के बेसिस में बताया, कितना हुआ ये सब नोट डाउन करना। मेरा कहानी तो बहुत अच्छा सुनने में लगता है, मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ा था। आजकल क्या है ना, खुद का तारीफ खुद ही कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्या पता तारीफ पूछेंगे, बदनामी कर दिया तो लिख लिख के घर पे पढ़ाई किया करो, नहीं तो मेरा कहानी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। पता चला मैं जितना स्टोरी सुना तो एग्जाम पेपर में सारा स्टोरी लिख के आ गए।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करते करते हल्दीराम प्रभु जी का मर्डर केस लिख के आ जाएंगे। ये सब मत क्या करना। एग्जामिनर वहीं पर आपका पेपर देखते देखते वो उसका भी हार्ट अटैक आ जाएगा। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड का दूसरा वर्जन एक है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तीनों एक क्रिएशंस पे। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशंस। इसमें एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही मेन कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद दूसरा ये भी अनदर इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, वैलिड, वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड, वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर इलीगल एंड अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। जब आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा, इतना गारंटी कि बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई आपको हरा नहीं सकता। ये सब बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आज बारिश वारिश आ जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, घर जाओ, नहीं तो। हाँ, आ गया बारिश। नहीं हो तो फिर सुन लो थोड़ा सा। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड क्या है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टी के बीच में होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, तब दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक काम करेगा तो एसी का उसको नीचे कर सकता है। अच्छा एक सेकंड, एसी की बात नहीं। अरे साहब, इसीलिए मैं छोड़ रहा था, छोड़ नहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं वेट करूंगा। भीग भी जाओगे और बहुत अगर आएगा तो देर तक रहेगा, 1-1.5 घंटा तो रहेगा। नहीं तो निकल लो। नहीं मैं भी छोड़ दे रहा हूँ। फिर भी एग्जीक्यूटेड बोला था, एक बार सुन लो, आधा अधूरा काय को छोड़ेंगे। दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों पार्टी अपना काम फुलफिल करेगा तो एग्जीक्यूटेड। मतलब तुमने कार खरीदने के लिए गया, दुकानदार कार बेचा, कार का दाम तुमने पे किया, तो उसने कार दे दिया, तुमने भी पैसा दे दिया, एग्जीक्यूटेड। सर एग्जीक्यूटरी क्या हो जाता, कोई एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस बाकी रखता। अगर कोई एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस बाकी रखता तो उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटरी, नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर तुमने कार तुमने ले लिया पर पेमेंट बाकी है तो एग्जीक्यूटरी, नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी माने दोनों के तरफ से कुछ ना कुछ बाकी, माने तुमने भी आधा पेमेंट दिया, उसने भी आधा माल दिया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में तुमने पेमेंट किया, वो भी इंस्टॉलमेंट में प्रोडक्ट दिया, इसको बोलेंगे पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटेड। यूनिलैटरल क्या है, एक पार्टी ने परफॉर्म किया, दूसरा पार्टी ने बाकी रखा। यूनि का मतलब होता है वन और बाई का मतलब होता है टू। यूनिलैटरल माने एक पार्टी काम किया है, दूसरा पार्टी काम बाकी रखा है तो यूनिलैटरल। और बायलैटरल माने दोनों ने अपना अपना काम किया तो उसको बोलेंगे बायलैटरल। माने जिसका जो भी काम है, जैसे कि फिर से वही गाड़ी वाला एग्जाम्पल ले लो, तुमने गाड़ी खरीदा, तुमको पेमेंट करना, उसने गाड़ी दे दिया लेकिन तुमने पेमेंट नहीं किया तो यूनिलैटरल। बट तुमने भी गाड़ी दे दिया, उसने भी पेमेंट कर दिया, मैंने सॉरी, उसने गाड़ी दे दिया, तुमने पेमेंट कर दिया, बायलैटरल। याद रहेगा। हाँ, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड, यूनिलैटरल, बायलैटरल। प्लीज एक बार गो थ्रू करने है ना, एग्जांपल्स दिया हुआ ही है नोट्स में। ठीक है, कॉपी में लिख लिख के पढ़िएगा, नहीं तो सब दिमाग से बाहर चला जाएगा। ठीक है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर आज इतना ही। अन्वेषा बुझते पेरेছিস? ও प्रिया, Yes, sir. ओके, समन्विता। ठीक है सर, बाय टू ऑल ऑफ यू। রাখছি স্যার। Bye, sir. ओके सर, बाय।
But